हेलो एवरीवन। पीछे के लेक्चर में हमने देखा कि इंग्लिश सीखने का एक आसान तरीका क्या हो सकता है। उसके अलावा इंग्लिश सीखने के जो तरीका था उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था और उन 4 पार्ट्स को ब्रीफली हमने डिस्कस किया था। आज से जो कुछ आगे के लेक्चर्स हैं उनमें हम उन 4 इम्पोर्टेंट चीज़ों को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। ठीक है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो नाउन है वो हमारे 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये जो नाउन पार्ट है वो आपके सिलेबस में जो 15 मार्क्स की ग्रामर है उसमें तो इंक्लूडेड नहीं है, बट जो आपका बचा हुआ 65 मार्क्स का जो पेपर है उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि कैसे ये 65 जो मार्क्स हैं उनको ये नाउन और प्रोनाउन और जो बेसिक ग्रामर में हम चीज़ें पढ़ेंगे वो कैसे प्रभावित करेगी और इनकी उपयोगिता कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फिर आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम इनके उपयोगिता भी समझ लेंगे और कुछ ये सब चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हम जो पुलिस वर्ड है उसके साथ हम इज भी यूज़ करते हैं, आर भी यूज़ करते हैं। तो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे कब इज यूज़ करेंगे, कब आर यूज़ करेंगे, कब हैज़ यूज़ करेंगे, कब हैव यूज़ करेंगे, यानी कब पुलिस सिंगुलर के जैसे प्रयुक्त होगा और कब प्लूरल के जैसे प्रयुक्त होगा। ठीक है, या फिर जो टीम होता है वो भी सिंगुलर के जैसे भी प्रयुक्त होता है और प्लूरल के जैसे भी प्रयुक्त होता है। तो ये भी देखेंगे हम कब होता है। कंट्री जो है वो भी सिंगुलर या प्लूरल के जैसे कब प्रयुक्त कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। हर्ड यानी झुंड, जैसे हर्ड ऑफ शीप्स यानी भेड़ों का झुंड, तो ये हर्ड भी सिंगुलर और प्लूरल के जैसे कब उपयोग में लिया जाता है, ये भी हम देखेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जो क्राउड है, ये अपने आप में प्लूरल वर्ड है, यानी क्राउड मतलब लोगों का झुंड। बहुत सारे लोग जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्राउड। तो जो क्राउड है उसके साथ हम इज यूज करते हैं। ठीक है, पर जो क्राउड है वो एक प्लूरल वर्ड है और जब हम क्राउड के साथ एस लगा देते हैं तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। जो नाउन की डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, मटीरियल थिंग और इवन इमोशन और आइडियाज। यानी नाउन क्या है, ये एक नाम है किसका, व्यक्ति हो सकता है, वो पशु हो सकता है, वो कोई जगह हो सकती है, वो कोई मटेरियल हो सकता है, मटेरियल यानी कोई वस्तु, ठीक है, या हो सकता है कोई इमोशन और विचार यानी आइडिया। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्सन में हम यूज करते हैं राम, सीता, मोहन। एनिमल्स में हो गया अपना कोई कुत्ते का नाम जैसे कि रॉकी। प्लेस में हमारा हो गया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सुजानगढ़, ये सब सारी चीज़ें। मटीरियल और थिंग ये इसमें क्या आ जाती है, जैसे पंखा हो गया, कुर्सी हो गई, चेयर हो गई, एक्सेट्रा। इमोशंस जैसे हैप्पीनेस हो गया, सोरो हो गया, ये सब चीज़ें। आइडियाज़ में भी ऐसी चीज़ें आती है। तो ये समझ में आई नाउन की डेफिनेशन क्या है। अब हम क्या करेंगे, नाउन के टाइप्स देखेंगे। नाउन हमारे पास जो बेसिकली होते हैं, नाउन होते हैं हमारे पास 6 टाइप के। जो सबसे पहला नाउन है ये होता है प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो दूसरा नाउन है इसमें क्या आता है या क्या नहीं होता है, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा सा इनको देख लेते हैं क्या है ये, बस नाम देख लेते हैं, हिंदी में इनका मतलब देख लेते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा है वो है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है इसको हम समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। मटीरियल नाउन है इसको हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये क्या होते हैं, ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। इनकी हिंदी हमें नहीं जाननी चाहिए तो ये बेटर है। फिर आते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या होते हैं इनके बारे में भी हम आगे देख लेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब हम आते हैं कि हमें ये नाउन क्यों पढ़ना है और ये जो 65 मार्क्स हैं वो इन सारी चीज़ों से, या नाउन, प्रोनाउन और जो बेसिक ग्रामर है उनसे कैसे इफेक्टिव होंगे या कैसे ये 65 मार्क्स इन टॉपिक से अफेक्टेड रहेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ग्रीफ, सैड और सैडनेस। इसमें जो ग्रीफ है ये नाउन है, सैड जो है वो नाउन नहीं है और जो सैडनेस है वो नाउन है। ठीक है, इन तीनों का ही मतलब जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, दुख से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो
आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जॉय, हैप्पी, हैप्पीनेस। इन तीनों का मीनिंग हम किससे लेते हैं? खुशी से, ठीक है। या फिर इन तीनों को हम ऐसे समझ सकते हैं, जॉय का मतलब होता है बहुत खुश होना, हैप्पी का मतलब होता है खुश, और हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। जॉय को और अच्छे तरीके से बोले तो बोल सकते हैं हम हर्ष, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे नाउन का ज्ञान हमें कैसे सेंटेंस फ्रेम करने में, सेंटेंस बनाने में मदद करने वाला है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो खुश के लिए हम जॉय भी उपयोग कर सकते हैं, हैप्पी भी कर सकते हैं, हैप्पीनेस भी कर सकते हैं। पर तो मैंने इन तीनों वर्ड को यूज करके, तीनों वर्ड्स को यूज करके 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। आई एम वेरी जॉय टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पीनेस टुडे। इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये आप कैसे पता लगा पा रहे हैं? तो इसको पता लगाने का सही तरीका है कि ये जो हैप्पी है या फिर जॉय है या जो हैप्पीनेस है, जो वर्ड हम यहाँ यूज करेंगे वो क्या करेगा, हमारे व्यवहार की या जो हमारी इमोशन है उसकी विशेषता बताएगा। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो एक विशेषण होना चाहिए। तो हम उस विशेषण को यूज कर पाएं उसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या विशेषण है, क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, यानी क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है और क्या हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो फिर इसीलिए यहाँ पे जो जॉय है वो हमारा क्या है, नाउन। तो जॉय हम यहाँ पे उपयोग में नहीं ले सकते, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। जो हैप्पी है उसको एक बार छोड़ देते हैं, जो हैप्पीनेस है वो क्या है हमारा, ये भी फिर से नाउन है, तो फिर इसको हम यहाँ पे उपयोग में नहीं ले सकते। जो हैप्पी है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो इसके बारे में और पढ़ लेंगे, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव क्यों है। तो यहाँ पे हमें हमारे इमोशन की विशेषता बतानी थी, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एडजेक्टिव। तो हम ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस तभी बना पाए जब हमें पता था नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है या एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की थी, क्या होती है, इनके पीछे का जो लॉजिक है वो हम आगे के वीडियोस में नोट करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, ये जो 6 टाइप के नाउन हैं इनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं और इनके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ताकि हम बाद में आगे इनके बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकें। तब तक आप क्या कीजिए, इनको जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है इनको ऐसे के ऐसे व्यवस्थित रूप से अपनी कॉपी में लिख के नोट्स बना लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा उसको। अब हम क्या करते हैं, जो 6 टाइप्स थे उनको समझ लेते हैं कि कौन से टाइप में कौन कौन सी चीज़ें आती है और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन है वो क्या बोलता है कि प्रॉपर नाउन में वो सारे नाउन्स आते हैं जो होते हैं नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किसी एक स्पेशल व्यक्ति का नाम, जगह का नाम और किसी एक वस्तु का नाम। कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये किस में आएंगे, ये आएंगे प्रॉपर नाउन में। हमारी कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, टॉमी किसी के कुत्ते का नाम हो सकता है, इंडिया हमारी देश का नाम, मुंबई हमारी जो एक सिटी है मुंबई, सुप्रीम इंडस्ट्रीज हम सब ने नाम सुना होगा, हमारे घर में फर्नीचर्स होते हैं सुप्रीम के, ताजमहल हमारा एक मोन्यूमेंट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब आते हैं किसी इस प्रॉपर नाउन में, ठीक है। इसके इन सब चीज़ों की विशेषता क्या है कि ये किसी व्यक्ति, जगह और किसी वस्तु को हमारे द्वारा दिए गए नाम है और इनके ये जनरली फिजिकली एग्जिस्ट करते ही करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है वो बताता है कि कोई 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुओं का ग्रुप जो है वो क्या है, ग्रुप ए सच की श्रेणी क्या है, उन लोगों की कैटेगरी क्या है। तो इसको हम मोर ऑफ एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु की जो श्रेणी है उसका नाम कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे हमने लिखा बॉय, जैसे 2 लड़के हो सकते हैं, राम और श्याम, ठीक है। राम और श्याम हमारे पास 2 लड़के हैं। इन दोनों में अगर मैं बोलूं कि कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन निकल के आता है कि ये दोनों क्या है, लड़के हैं। इन दोनों का जो जेंडर है वो क्या है, मेल है। तो ये इन दोनों का कॉमन नाउन हो गया, इसलिए बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन है। ऐसे ही कोई 2 लड़कियों के नाम हो सकते हैं, सीता और राधा,
तो सीता और राधा जो है उन दोनों में कॉमन क्या है कि ये दोनों क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो जो गर्ल होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, तो ये दोनों, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ये तो कॉमन नहीं कि एक लड़का है एक लड़की है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों में जो कॉमन है वो है कि ये पॉलिटिशियंस हैं, यानी जो पॉलिटिशियंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, फिर हम देखते हैं कंट्री हो गया, सिटी हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मोन्यूमेंट हो गया, ये सब होते हैं क्या हमारे कॉमन नाउन। कैसे होते हैं, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया दो सिटीज़ हैं, दो कंट्रीज़ हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों देशों के नाम है, तो कंट्री कॉमन नाउन हो गया। सिटी जैसे मुंबई अहमदाबाद, तो ये दोनों क्या हो गए, दो अलग अलग सिटीज़ हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों ही सिटीज़ हैं, तो सिटी हमारा क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। ऐसे ही इंडस्ट्री, जैसे सुप्रीम उषा हो गया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, उषा इंडस्ट्रीज, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इंडस्ट्री। जैसे हमारा हो गया ताजमहल, एक इमारत है, एक मोन्यूमेंट है, कुतुब मीनार भी एक इमारत है, मोन्यूमेंट है, तो इन दोनों में ही कॉमन क्या है, मोन्यूमेंट। तो ये दोनों मोन्यूमेंट है, इसलिए जो मोन्यूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप के नाउन की तरफ, ये है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन हमें नाम से ही पता लग रहा है, वो चीज़ें जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है और जिनको हम छू सकते हैं, या फिर जो हमको प्रकृति ने दी है या मानव ने अपने लिए बनाई है, वो चीज़ें आती है इस मटीरियल नाउन के अंदर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेम ऑफ अ मटीरियल और सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ का नाम। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया। तो प्लेटिनम और गोल्ड, जैसे आप एक बात समझ लो कि एक प्लेटिनम हमारे पास यहाँ पे है, एक प्लेटिनम का ढेर यहाँ पड़ा है, एक प्लेटिनम का ढेर यहाँ पड़ा है, दोनों है तो प्लेटिनम ही। तो इन दोनों को हम फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, इनको समझ सकते हैं, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, मटीरियल नाउन में आ जाएंगे। जैसे हो गया सनलाइट, जो सूर्य की जो किरणें हैं, ये जो सूर्य से हमारे तरफ लाइट आती है वो क्या है, एक पदार्थ, तो ये सूर्य की किरणें भी इसी में आ जाता है। फिर आता है मिल्क, गाय हमें दूध देती है, तो मिल्क जो है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, तो ये आ गया इसी मटीरियल नाउन की कैटेगरी में। फ्रूट्स पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इनके अलावा चीज़, मिल्क से हम बनाते हैं चीज़, तो या ये भी मानव निर्मित पदार्थ हो गया, तो ये आता है मटीरियल नाउन में। फिर आ गया कस्टर्ड, हम फ्रूट्स और मिल्क से मिला के बनाते हैं कस्टर्ड, तो ये आ गया हमारा मटीरियल नाउन में। तो ये मटीरियल नाउन समझ आया। इसके बाद क्या करते हैं, हम अगले में चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन बोलती है नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस और थिंग्स, मतलब प्राणियों, स्थानों और चीज़ों का समूह जो होता है उसका नाम कहलाता है कलेक्टिव नाउन। कैसे, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक भेड़ों का झुंड है उसमें बहुत सारी भेड़ें होती है, तो उन भेड़ों का जो झुंड होगा उसको हम बोलेंगे कि ये भेड़ों का एक समूह है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हर्ड। तो जो हर्ड होगा वो हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। या फिर और एग्जांपल लेते हैं, पीपल, अगर 4-5 लोग एक साथ खड़े हैं तो उनको क्या बोलेंगे कि पीपल आर स्टैंडिंग देयर, लोग वहाँ पे खड़े हैं। तो जो पीपल है वो 4-5 लोगों को एक साथ संबोधित करने के लिए उपयोग में ले रहे हैं, तो जो पीपल होगा वो हमें बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन है। फिर आ गया क्राउड, अगर मान लो 10 लाख लोग एक साथ खड़े हुए हैं किसी जगह पे, तो बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हैं, तो वो क्या है, बहुत सारे लोगों का एक समूह है, तो इसलिए क्राउड क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर हो गया टीम, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं, 15 लोग, तो 15 लोगों का समूह है, तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। हर्ड, हर्ड क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया कि झुंड, पशुओं का झुंड हो सकता है, तो वो हो गया अपना लोगों का, पशुओं का समूह। फ्लीट, फ्लीट क्या होता है, फ्लीट जो होता है उसको बोलते हैं बेड़ा, जैसे फ्लीट ऑफ शिप्स, एक जहाज़ों का बेड़ा, तो ये इसमें क्या है, बहुत सारे जहाज एक साथ चल रहे हैं, तो ये आ गया अपना कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। फिर आ गया स्टेट, स्टेट जो होता है वो बहुत सारी सिटीज़ से मिलके बना होता है, कुछ सिटीज़ मिलके क्या बनाती है, एक डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट्स का जो समूह होता है वो होता है स्टेट। तो स्टेट भी कुछ चीज़ों का समूह है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा है ग्रुप ऑफ थिंग्स, कुछ थिंग्स, प्लेसेस, क्रिएचर्स, तो प्लेसेस का समूह है हमारा, क्या होता है, स्टेट। वैसे ही कंट्री क्या हो गया, स्टेट्स का समूह है या स्टेट का ग्रुप, तो कंट्री हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। फिर आ गया पुलिस, पुलिस क्या होता है, पुलिस एक डिपार्टमेंट भी होता है, एक
सिंगल डिपार्टमेंट भी होता है, उसके अलावा क्या होता है, पुलिस बहुत सारे लोगों का समूह होता है। जैसे हमारे आप सुजानगढ़िया पुलिस स्टेशन में देखोगे तो 15-20 पुलिस वर्कर्स काम कर रहे होंगे। तो पुलिस में हमारे पास पीपल का ही एक ग्रुप है, बहुत सारे लोगों का एक समूह है, तो इसलिए पुलिस भी कलेक्टिव नाउन में आता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो है हमारा, जो कलेक्टिव नाउन है, ये बहुत एक मिस्टीरियस चीज़ है। इसके जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं, इनको जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारे अपवाद जैसी चीज सिचुएशंस उपस्थित हो जाती है, पर वास्तव में वो अपवाद नहीं होते हैं। हमने जैसे वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि पुलिस के साथ हम इज़ और आर दोनों लगा सकते हैं, तो वो क्यों लगा सकते हैं वो हम अभी इसी वीडियो में आगे देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन को मैं फिर से वहाँ पे जिक्र करूँगा, तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम टाइप 5 पे। टाइप 5 क्या बोलता है? टाइप 5 है हमारे कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होते हैं? इनको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो कॉन्क्रीट नाउन होती है वो नाउन्स होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो नाउन होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। यानी जो वस्तुएं फिजिकली उपस्थित होती है, भौतिक रूप से उपस्थित होती है नेचर में, उनको बोलते हैं हम कॉन्क्रीट नाउन, और जो चीज़ें भौतिक रूप से संसार में उपस्थित नहीं होती उनको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको आप ऐसे समझ लीजिए कि वो चीज़ें जो हमारे सेंसेस से हम सेंस कर सकते हैं, सेंसेस यानी हमारी इंद्रियां, वो चीज़ें जिनको हम हमारी इंद्रियों से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, भांप सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो चीज़ें कहलाती है हमारी कॉन्क्रीट चीज़ें। कैसे? जैसे हमारी देख लो, हमारी जो इंद्रियां होती है वो होती है 5, जैसे आईज, नोज, टंग, ईयर और हमारी स्किन। तो इन चीज़ों से अगर कोई भी, इन 5 इंद्रियों से अगर हम कोई भी चीज़ को अनुभव कर सकते हैं तो वो हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस हम उनका प्रूव कर पाएंगे, और वो आएगी हमारी कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में। जैसे मैं अब एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। तो सबसे पहले गिरीश, ये मेरा नाम हो गया, तो मैं इस संसार में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तभी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो जो गिरीश होगा वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? कॉन्क्रीट कैटेगरी में। ठीक है, फिर आता है दिल्ली। दिल्ली हमारी कैपिटल, नेशनल कैपिटल, तो ये एग्जिस्ट करती है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो सब दिल्ली में रहते हैं, वहीं से उनका ऑफिसेज चलते हैं, तो ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। आप दिल्ली जाके आ सकते हो, यहाँ से ट्रेन में अगर आप बैठो, दिल्ली का टिकट लो, तो आप दिल्ली जा सकते हो, दिल्ली को छू सकते हो, दिल्ली की रोड्स को छू सकते हो। तो जो दिल्ली है वो किस में आ गया? हमारा कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में। फिर आ गया ट्रुथ। ट्रुथ मतलब सच्चाई। आप ट्रुथ को आंखों से देख सकते हो क्या? कि कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसको आंखों से देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, तो उसको आंखों से हम देख नहीं सकते। क्या आप जो सच होता है उसको सूंघ सकते हो क्या? नहीं, तो हम इसको ऐसे भी महसूस नहीं कर सकते। क्या आप जीभ से छू सकते हो क्या सच को? नहीं छू सकते, तो ये इसको हम जीभ से भी महसूस नहीं कर सकते। क्या आप जो सच है उसको सुन सकते हो क्या? तो हाँ, ये आप को कंफ्यूज कर सकता है कि हम सच को तो सुन सकते हैं, आप सच को नहीं सुन सकते। आप वॉइस को सुन सकते हो। वॉइस वो झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, आपको सच लग भी सकता है, आपको सच नहीं भी लग सकता, पर वो आप वॉइस सुन सकते हो, आप कभी सच को नहीं सुन सकते। सच जो है वो क्या है? वो बस एक फीलिंग है। ठीक है, तो सच जो है उसको आप कानों से नहीं सुन सकते। या सच को आप छू सकते हो क्या? तो आप सच को छू नहीं सकते। तो आप इन 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से जो ट्रुथ है उसको महसूस नहीं कर सकते। इसलिए जो ट्रुथ होगा वो किस कैटेगरी में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। अभी मैंने बताया जो वॉइस है उसको हम कानों से सुन सकते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? कॉन्क्रीट की कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ग्रीफ। ग्रीफ यानी दुख। क्या दुख को आप किसी भी तरीके से महसूस कर सकते हो क्या? इन 5 ऑर्गन्स के जैसे। ये क्या है? आपकी दिमाग में उपस्थित एक चीज़ है, ये आपकी भावना है। जैसे मैं आज बहुत दुखी हूँ, तो आप उसको महसूस कर सकते हो अंदर से, पर आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ग्रीफ है ना, वो हमारा आता है किसकी कैटेगरी में? एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। या इसको ऐसे समझ लो कि अगर आपको कोई बोले कि मैं आज बहुत दुखी हूँ, तो आप क्या उसके दुख को छू सकते हो क्या? आप उसके दुख को सुन सकते हो क्या? क्या आप उसके जो दुख है उसको सूंघ सकते हो क्या? क्या आप उसके दुख को देख सकते हो, या इन 5 सेंसेस में से किसी एक का उपयोग करके समझ सकते हो क्या? नहीं समझ सकते। आप केवल उसकी आवाज़ या फिर
उसके चेहरे को देख के पता लगा सकते हो वो दुखी है कि नहीं है। तो जो ग्रीफ है उसको आप एक्चुअली टच नहीं कर सकते, इसलिए ये जो ग्रीफ है ना वो आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, पर हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। फिर हम चलते हैं आगे वाले में, टीयर्स। जो ग्रीफ है उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर अगर वो दुखी होगा, रो रहा होगा, तो उसकी आंखों से आंसू आएंगे, तो हम उन आंसुओं को देख या छू सकते हैं। तो ये किस में आएगा? कॉन्क्रीट की कैटेगरी में आएगा। बर्थडे, बर्थडे जो है वो क्या किया हमने, कोई भी एक डेट उठाई और उस डेट को बर्थडे का नाम दे दिया, ठीक है। तो जो बर्थडे है उसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। इसके नीचे ऊपर लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी। पर केक जो है उसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, खा सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो, तो जो केक आएगा वो किस कैटेगरी में आएगा? कॉन्क्रीट की कैटेगरी में, ठीक है। फिर जो हो गया साइंस, ये साइंस जो है ना वो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जो साइंस है वो कॉन्क्रीट की कैटेगरी में भी आता है और एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में भी आता है। कैसे? साइंस जो है वो क्या है? वो हम कह सकते हैं एक तरीका है जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हो रही है उनको समझने का, उनको मानव की समझ का रूप देने का एक तरीका है। अगर हम उसको साइंस को वैसे देखेंगे तो फिर साइंस क्या है? साइंस तब हो जाता है फिजिकली एग्जिस्ट करती है, और तो ये है कॉन्क्रीट। पर अगर आप साइंस को एक स्टडी की फील्ड के जैसे देखो, जैसे आप एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो, उस सब्जेक्ट को आप छू नहीं सकते, उस सब्जेक्ट की आप किताब को छू सकते हो पर उस सब्जेक्ट को नहीं छू सकते, तो जो साइंस होगा ना तब उस केस में साइंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आई ये बात? ऐसे ही है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है वो क्या है? एक एल्गोरिदम है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो उस एल्गोरिदम के और ये एक सब्जेक्ट भी होता है तो उसको आप छू नहीं सकते, इसलिए ये जो मैथ्स होता है वो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों में आता है। साइंस भी ऐसा ही है, इंजीनियरिंग को भी आप ऐसे ही मान सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हम देखते हैं चाइल्डहुड। अब बात आती है क्या चाइल्डहुड किस कैटेगरी में आएगा? जो चाइल्डहुड होगा वो आएगा एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि आप चाइल्डहुड को छू नहीं सकते, चाइल्डहुड फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर एज का नाम है चाइल्डहुड, जैसे 5 साल से 10 साल की जो एज है वो है चाइल्डहुड, तो आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, इसलिए जो चाइल्डहुड है वो एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। बट इसी की जगह अगर यहाँ पे लिखा होता चाइल्ड, जो चाइल्ड है वो उसको आप फिजिकली छू सकते हो, उसको दुलार सकते हो, तो जो चाइल्ड है वो हमारा किस में आएगा? कॉन्क्रीट की कैटेगरी में। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी, ईमानदारी भी किस कैटेगरी में आएगी? एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इसको आप छू नहीं सकते, इसको बस आप फील कर सकते हो, जैसे कि मेरा भाई बहुत ईमानदार है, तो इसको आप बस समझ सकते हो पर इसको छू नहीं सकते। ऐसे तो नहीं है मैंने अपने भाई की ईमानदारी को छू लिया, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आ गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। तो ये कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप फिर से एक बार वहाँ से शुरू करना जब मैंने इसमें 5th को समझाना शुरू किया था, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये तो बहुत ही आसान है, हमें नाम से ही पता लग जा रहा है। काउंटेबल यानी वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम नंबर से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन, या फिर बॉय 1 लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, बुक 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, सिटी 1 सिटी, 2 सिटी, 3 सिटी, जैसे सुजानगढ़ 1 सिटी हो गया, जसवंतगढ़ 1 सिटी हो गया, नागौर 1 सिटी हो गया, दिल्ली 1 सिटी हो गया, तो इन सारी सिटीज़ को आप नंबराइज कर सकते हो। हेयर्स, अब आप हेयर्स में लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बाल तो बहुत सारे होते हैं, इनको तो हम गिन नहीं सकते, तो ये काउंटेबल नाउन क्यों है? तो अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि मान लो कि कोई एक गंजा व्यक्ति है जिसके सर में 5-6 बाल हैं, है ना, तो उसके बाल तो आप गिन ही सकते हो कि 1 2 3 4 5, अच्छा इसके तो टोटल सर में 6 ही बाल है, या इसके सर में टोटल 8 ही बाल है, तो फिर बालों को गिन सकते हो आप, पर बाल बहुत ज़्यादा हैं इसलिए आपको अगणनीय लगते हैं, पर वास्तव में बाल क्या हैं? गणना करने लायक हैं। तो ये जो है वो आते हैं काउंटेबल की कैटेगरी में। फिर ऐसा ही केस होता है स्टार्स के साथ, जैसे आप बोलोगे तारे तो ऐसा ही क्या है, तारों को तो कोई गिन ही नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है, तारों को गिन सकते हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम गिन पाएंगे, फाइनली कभी ना कभी गिन पाएंगे कि कितने तारे हैं, 1 तारा है, 2 तारा है, 3 तारा है। तो स्टार्स भी हमारे आते हैं किसमें? काउंटेबल की कैटेगरी में, ठीक है।
फिर हम चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी नाउन्स थी? ये वाली जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं था, जैसे ट्रुथ। आप ऐसे गिन सकते हो क्या? एक ट्रुथ, दो ट्रुथ, तीन ट्रुथ? ये तो नहीं हो सकता। इसलिए ये सारी चीज़ें जो आती है वो आती है कांट बी काउंटेड या अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। लव ऐसे गिन सकते हो क्या? एक प्यार, दो प्यार, तीन प्यार, चार प्यार? ये तो नहीं हो सकता। इसलिए ये जो होगा ये हमारा होगा अनकाउंटेबल में। हेट भी ऐसे ही, एक घृणा, दो घृणा, तीन घृणा, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया। फिर आता है मिल्क। क्या आप दूध को ऐसे गिन सकते हो? एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क? आप ऐसे नहीं गिन सकते। पर हाँ, आप मिल्क को ऐसे गिन सकते हो, एक लीटर मिल्क। तो वो आप मिल्क को नहीं गिना, आपने मिल्क के लीटर्स को गिना। समझ रहे हो? इसमें डिफरेंस चेक कर, आप इसको अच्छे से समझना। मिल्क को गिनना और नंबर ऑफ लीटर्स को गिनना दोनों अलग चीज़ें। आपने लीटर गिने हैं, आपने यूनिट गिनी है, नंबर गिना है आपने, पर आपने मिल्क को नहीं गिना है। ठीक है? वैसे ये होता है शुगर का एग्जाम्पल। ऐसे तो नहीं कह सकते आप एक शुगर, दो शुगर। आप ऐसे कह सकते हो एक शुगर का दाना, दो शुगर के दाने, तीन शुगर का दाना, पर आप शुगर नहीं गिन रहे, शुगर के दानों को गिन रहे हो। तो ये भी किस में आता है? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो एग्जाम्पल होता है अनकाउंटेबल नाउन में, वो होता है मनी। आप ऐसे बोलोगे, मेरे पापा को जब भी सैलरी मिलती है तो वो बैंक से पैसे निकाल के लाते हैं और गिन रहे होते हैं। मैं जब दुकान जाता हूँ, दुकानदार को पैसे देता हूँ, वो तो पैसे गिनता है। पर वो क्या गिनता है? वो गिनता है कितने आपने नोट दिए, आपने कितने पेपर के पीस दिए जिन पे भारतीय रिजर्व बैंक की सील लगी है या जिनको भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया हुआ है। तो वो पेपर गिन रहा है कि कितने आपने पेपर दिए हैं उसको, कितने आपने कागज़ दिए हैं उनको, तो वो कागज़ गिन रहा है। या वो आपने उनको कितने सिक्के दिए हैं, वो सिक्के गिन रहा है, वो मनी को नहीं गिन रहा है। ऐसे नहीं बोल रहा कि 1000 मनी, 2000 मनी, 10 मनी, 20 मनी। वो बोल रहा है 10 रुपये, 10 कागज़ के नोट, ऐसी चीज़ें गिन रहा है। इसलिए जो मनी है वो आता है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। ये सारे पाँचों के पाँचों छः के छः चीज़ें आपको समझ में आई। तो क्या करते हैं, हम एक बार इनको ब्रीफली देख लेते हैं कि ये छः की छः चीज़ें क्या थी। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जो है वो आता है हमारा प्रॉपर नाउन में। फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है वो एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जो श्रेणी है, उसकी जो क्लास है, उसका नाम होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। मटीरियल नाउन मतलब वो चीज़ें जो या तो हमें प्रकृति ने दी है या फिर मानव ने प्रकृति का दोहन करके बनाई है, वो सारी चीज़ें आती है मटीरियल नाउन में। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है वो होता है कि किन्हीं लोगों का या फिर प्राणियों का या जगहों का ग्रुप। ठीक है? फिर आता है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, भौतिक रूप से एग्जिस्ट करती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होती, जैसे हमारी फीलिंग्स। ठीक है? फिर जो छठा है, नाम से पता लग रहा है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिनको नहीं गिन सकते। तो आप इनके नोट्स बना लीजिए। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनमें पुलिस के साथ इज़ या आर यूज़ कर रहे हैं, या टीम के साथ इज़ या आर यूज़ कर रहे हैं, या फिर उनको सिंगुलर या प्लूरल के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो आपने वो पीछे की जो चीज़ें हमने लिखी थी उनके नोट्स बना लिए होंगे। मैंने उसमें आपको एक बताया था कि जो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आती है वो अपने आप में, उनसे जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो काफ़ी एक्सेप्शन से क्रिएट करती है। हमें लगता है वो एक्सेप्शन होंगे, पर वो वास्तव में कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उनके कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं। जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, पुलिस एक एग्जांपल है, इंडिया जो कंट्री है वो एक एग्जांपल है। तो इनके एक्सेप्शनल केस ये हैं कि पुलिस जो है उसके साथ इज़ भी यूज़ हो रहा है, आर भी यूज़ हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है वो हम देखते हैं। तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग इट, यानी पुलिस इसके बारे में खोज कर रही है, इसकी बारे में पता लगा रही है। तो इसमें क्या है, पुलिस के बाद जो यहाँ पे जो है वो डिपार्टमेंट छुपा हुआ है, यानी ये वाक्य जो है वो ये कहना चाह रहा है पुलिस डिपार्टमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग इट। ठीक है? अगला है द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन आर लोकेलिटी। इसको अगर आप ऐसे समझें कि अभी चला हुआ है हमारा कोरोना विस्फोट चला हुआ है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए
पुलिस हमारी गलियों में घूम रही है। तो ये सेंटेंस उसी को देख के फ्रेम किया हुआ है। ये बोल रहा है कि पुलिस आर पेट्रोलिंग इन आर लोकेलिटी, यानी पुलिस हमारे मोहल्ले में गश्त लगा रही है। तो यहाँ पे जो है पर्सोनेल छुपा हुआ है। यहाँ जो पहला एग्जाम्पल था उसमें पुलिस डिपार्टमेंट एक साथ मिलके किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। यहाँ पे पुलिस के जो पर्सोनेल है या पुलिस के जो जवान हैं वो गलियों में गश्त लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे जवान गलियों में घूम रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ किया है हमने। और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने इज यूज़ किया है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल नेशन, यानी भारत एक सुंदर राष्ट्र है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया एक नेशन की तरह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने इज यूज़ किया है, इंडिया को सिंगुलर माना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगुलर, ठीक है। और अगले सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया है, इंडिया हैव वोन द मैच। जब 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया जीता था तो ये सब ने सुना होगा कि इंडिया हैव वोन द मैच। तो यहाँ पे किसी को डाउट ये भी आया होगा कि यहाँ पे हैज़ होना चाहिए था, इंडिया है तो इंडिया सिंगुलर होना चाहिए था, पर ये एकदम ठीक है कि यहाँ पे हैव ही आएगा, क्योंकि जब हम किसी नाउन को, जब हम किसी मोर पर्टिकुलरली कलेक्टिव नाउन को जब हम किसी टीम के जैसे ट्रीट करते हैं, यहाँ पे इंडिया देश की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे इंडिया की क्रिकेट टीम की बात हो रही थी। तो इंडिया को जब हम टीम के जैसे समझ रहे थे तब ये प्लूरल के जैसे ट्रीट होगा, ये बहुवचन के जैसे ट्रीट होगा, इसलिए यहाँ पे हैज़ की जगह हैव आएगा और हम बोलेंगे इंडिया हैव वोन द मैच। तो इन दोनों सेंटेंसेज में सिंगुलर या प्लूरल के जैसे इस्तेमाल करने के पीछे का लॉजिक क्या था, इसमें हम पुलिस को डिपार्टमेंट के जैसे ट्रीट कर रहे थे, डिपार्टमेंट मान के चल रहे थे, और यहाँ पे हम पुलिस को पर्सोनल मान के चल रहे थे। जो पुलिस के जवान हैं उनकी बात हो रही थी। यहाँ पे इंडिया जो है वो एक कंट्री की बात हो रही थी, यहाँ पे इंडिया एक टीम की बात हो रही थी। इसलिए ये जो चीज़ें थी इनमें हमने सिंगुलर या प्लूरल का उपयोग किया था। तो ये चीज़ें, अब इन एग्जाम्पल्स को आप देख के समझ सकते हो कि अगर आपको ग्रामर की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी आपकी ग्रामर पे कमांड होगी, तो फिर आप क्या करोगे, इनको आराम से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कहाँ पे हमें सिंगुलर के जैसे ट्रीट करना है और कहाँ पे हमें प्लूरल के जैसे ट्रीट करना है। इसीलिए मैं आपको हर एक चैप्टर को 10th के स्टैंडर्ड में होते हुए भी काफ़ी डीपली समझा रहा हूँ, ताकि आप जो 65 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर होता है उनमें ऐसी गलतियाँ ना करें, छोटी मोटी गलतियाँ, जैसे इंडिया के साथ यहाँ पे हैज़ लगा दिया आपने, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपके मार्क्स काटेगा। इसीलिए आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम मार्क्स कई बार आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि हम जो भी इन वीडियोस में पढ़ रहे हैं उनको आप अच्छे से नोट्स बनाओ और उनके बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करके कुछ प्रैक्टिस भी करो, ताकि आप बोर्ड में तो अच्छा स्कोर कर ही पाओ और साथ साथ में फ्यूचर में जो आपकी इंग्लिश में कमांड है वो सुधरती चली जाए। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।